नमस्कार। भारत अब अपने वायु क्षेत्र, समुद्र और सीमावर्ती इलाकों को केवल भौगोलिक सीमाओं के रूप में नहीं बल्कि आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक आत्मनिर्भरता के नए मोर्चे के रूप में देख रहा है। एयर स्पेस का आधुनिकीकरण हो, ब्लू इकोनॉमी के तहत समुद्री संसाधनों का अन्वेषण हो या सीमावर्ती गांवों को फर्स्ट विलेज के रूप में विकसित करने की सोच, ये कैसे बहुआयामी विस्तार भारत को एक मजबूत वैश्विक शक्ति बनाने की नींव रख रहा है, इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। तो सबसे पहले आपको ये बता देते हैं किस तरह से ये बहुआयामी विस्तार होगा। अगर हम वायु की बात करते हैं, समुद्री और सीमा क्षेत्रों के अन्वेषण की विकास की बात करते हैं, सबसे पहले हम आपको बताते हैं वायु क्षेत्र की 2025 तक 220 एयरपोर्ट्स का लक्ष्य रखा गया था और 2042 तक 2200 विमानों का जो है लक्ष्य रखा गया है एयरपोर्ट विस्तार के लिए। इसके साथ ही उड़ान योजना द्वारा छोटे शहरों को जोड़ना और एयर स्पेस प्रबंधन के लिए एआई, ड्रोन नियम और जिस तरह से हम डिजिटलीकरण की इसमें बात कर रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। 2021 डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल, एमआरओ गतिविधियों को बढ़ावा, एक्सपोर्ट और री इम्पोर्ट की अवधि को बढ़ाना भी इसमें शामिल है। साथ ही विमान पार्ट्स पर 5% IGST, ग्रीन एविएशन और स्किल ट्रेनिंग में निवेश। ग्रीन एविएशन और स्किल ट्रेनिंग अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 और भारतीय वायुयान विधेयक 2024 के तहत लगातार सुधार किए गए हैं। इसके साथ ही अगर हम समुद्री क्षेत्र की बात करते हैं तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ब्लू इकोनॉमी और सागर विजन, जिसमें समुद्र, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण, पोर्ट और शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके साथ ही अगर हम सागरमाला प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो उसके तहत ब्राउनफील्ड क्षमता, मेगा पोर्ट जैसे विजनजाम ट्रांसशिपमेंट हब, ब्लू इकोनॉमी और संसाधन अन्वेषण, मत्स्य पालन, एक्वाकल्चर, ऑफशोर रिन्यूएबल एनर्जी, विंड, टाइडल, डीप सी मिशन, समुद्रयान, मिनरल एक्सप्लोरेशन बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र इसमें शामिल हैं। समुद्री सुरक्षा की अगर हम बात करें तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, महासागर डॉक्ट्रिन और SLOCs की सुरक्षा, पायरेसी, काउंटरिंग, पर्यावरणीय और सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में भी बड़े काम किए गए हैं। ब्लू कार्बन क्रेडिट्स, ग्रीन शिपिंग, मैंग्रोव रेस्टोरेशन और आर्थिक विकास की बात करें तो शिप बिल्डिंग, टूरिज्म और ट्रेड कनेक्टिविटी इसमें बेहद महत्वपूर्ण जो है क्षेत्र आ जाते हैं। और साथ ही सीमा क्षेत्र की बात करें तो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। सीमावर्ती गांवों के विकास की हम बात करते हैं, माइग्रेशन इससे रुकता है और जीवन स्तर भी सुधरता है और सुरक्षा के साथ विकास का बुनियादी ढांचा मजबूत होता है। जब कनेक्टिविटी बढ़ती है, सड़कें बनते हैं, पुल बनते हैं और लगातार विकास को एक नई दिशा मिलती है। और हमारे साथ इसी के लिए ख़ास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देती हूँ। शिशिर सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको हम दिखाना चाहेंगे ये ख़ास रिपोर्ट। देखिए, वायु क्षेत्र में भारत का फोकस कनेक्टिविटी, तकनीक और क्षमता विस्तार पर है। आने वाले वर्षों में 2200 से ज्यादा विमानों के संचालन का लक्ष्य रखा गया है। उड़ान योजना के तहत छोटे शहरों को राष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है, जिससे व्यापार, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है। एयर स्पेस मैनेजमेंट में AI आधारित सर्विलांस, ड्रोन इकोसिस्टम और डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म भारत को आधुनिक एविएशन हब के रूप में स्थापित कर रहे हैं। साथ ही MRO सेक्टर को प्रोत्साहन देकर भारत को वैश्विक विमान रखरखाव केंद्र बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। समुद्री क्षेत्र भारत की ब्लू इकोनॉमी और इंडो पैसिफिक विजन का आधार है। 11,000 किलोमीटर से अधिक तटरेखा और 24 लाख वर्ग किलोमीटर के विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ के साथ भारत अपने समुद्री संसाधनों का रणनीतिक उपयोग कर रहा है। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और सागरमाला परियोजना के तहत बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, ट्रांसशिपमेंट हब और अंतरदेशीय जलमार्गों का विस्तार किया जा रहा है। तटीय शिपिंग, जलमार्गों और ग्रीन पोर्ट से लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ी है। साथ ही मत्स्य पालन, ऑफशोर ऊर्जा और समुद्री पर्यटन भारत की आर्थिक वृद्धि के नए स्तंभ बन रहे हैं।
सीमावर्ती क्षेत्रों को अब फर्स्ट विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है। सड़क, पुल, हवाई पट्टियों और डिजिटल कनेक्टिविटी से इन इलाकों को देश की विकास यात्रा से जोड़ा जा रहा है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था, पर्यटन और आजीविका के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजीव सिंह ठाकुर जी, जुड़े हुए हैं, एडवाइज़र हैं इंफ्रास्ट्रक्चर नीति आयोग के। इसके साथ ही हमारे साथ विजय कुमार जी जुड़े हुए हैं, साइंटिस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज से। और हमारे साथ शिशिर सिन्हा जुड़े हुए हैं, सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं। आप इस सभी मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले शिशिर, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से वायु, समुद्र और सीमा क्षेत्रों को खोला गया है विकास के लिए, अन्वेषण के लिए, जिस भी सीमा तक खोला गया है, अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है, कितना बड़ा ये विजन है? देखिए, दो बातें यहाँ पर महत्वपूर्ण है। एक तो कि जिन क्षेत्रों का आपने जिक्र किया उसमें किस तरीके की रोजगार की संभावनाएं और किस तरह की निवेश की संभावनाएं हैं। नई नई तकनीक जो कि दुनिया में कई देशों में प्रचलित हो रही हैं, उनका कैसे इस्तेमाल किया जाए ताकि हम इनका अधिकतम सकारात्मक दोहन कर सके। हमने शब्द इस्तेमाल किया सकारात्मक दोहन, मतलब आप एक्सप्लॉयटेशन करें लेकिन पॉजिटिव एक्सप्लॉयटेशन करें, यानी कि जो इकोसिस्टम है, जो वहां की परिस्थितियां हैं, उनको बहुत ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। दूसरा जो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इन तीन जो आपने बात की, चाहे वायु की बात करें चाहे जल मार्ग की बात करें, हमारे लिए इस समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने लॉजिस्टिक कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं। और यहाँ पर इन रास्तों का इस्तेमाल करके लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना बहुत जरूरी है। कुछ समय पहले तक हमारे यहाँ लॉजिस्टिक कॉस्ट लगभग 13 से 14% था। अभी एक स्टडी आई है जिसमें ये बताया गया कि ये घट करके 8% पर आ गई है। अब लॉजिस्टिक कॉस्ट का कम होना हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जब हम इस तरीके के क्षेत्रों में नई तकनीक, नए अन्वेषण, नई खोज को बढ़ावा देते हैं, इसके जरिए हम निर्यात को बढ़ावा देते हैं, तो उस निर्यात की लागत को कम करना बहुत ही जरूरी है। निर्यात यानी कि सामान बंदरगाह तक पहुंचाना और बंदरगाह से फिर अलग अलग देशों तक पहुंचाना, इसकी लागत को कैसे कम किया जाए। और यहाँ पर जब इन क्षेत्रों का विकास होता है, उन क्षेत्रों में परिस्थितियां बदलती हैं, तो उसका फायदा आपके लॉजिस्टिक कॉस्ट पर पड़ता है। दूसरा, आपने अभी एक रिपोर्ट में आपने एमआरओ का जिक्र किया, जिसको हम लोग मेंटेनेंस एंड रिपेयर ओवरहॉल कहते हैं। ये विमानन क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि विमानन कंपनियों को इस मामले में बहुत बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती थी। अब उस खर्च में कमी आएगी तो उसका फायदा हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को होगा। तो आप इन दो तीन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों की विकास की परिस्थितियों को देखें, वो हमारे लिए विकास की जो रफ्तार है, हमारे लिए जो विकास के लक्ष्य हैं, उनको हासिल करने में कैसे मदद कर सकती है। बिल्कुल। विजय कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, आपसे समझना चाहेंगे, अगर सरकार की बात करते हैं तो समुद्र और जल संसाधनों को भविष्य की आर्थिक ताकत माना है और ब्लू इकोनॉमी जो है वो टर्म दिया हुआ है, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद विस्तृत है। इसी के तहत जब हम बात करते हैं खनिज की, ऊर्जा की, विशेषकर जल की, तो क्या कुछ आकलन किया गया है, क्या कुछ इसमें ठोस प्रगति आपको दिखाई है? किस तरह से जो मैरीटाइम रिसोर्सेज हैं उनका एक्सप्लोरेशन किया जा रहा है? थैंक यू रमा जी, मेरे को यहाँ इनवाइट करने के लिए। जैसे आपने बताया, जो इंडिया का रिसोर्सेज है, कोस्टल एरिया है, ये बहुत बड़ा है। हमारा ऑलमोस्ट 11,000 किलोमीटर लॉन्ग कोस्टल लाइन है। 20 लाख से ज़्यादा हमारा EEZ एरिया है। तो इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो इंक्लूड करते हैं आपके लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो अगर हम बात करें नॉन लिविंग रिसोर्सेज में, उसमें पानी भी आता है, उसमें खनिज भी आते हैं, मिनरल रिसोर्सेज आते हैं, उसमें ऊर्जा भी है। तो बहुत सारी ऊर्जा अवेलेबल है कोस्टल एरिया में, ओशन में। बल्कि अभी तक हमने उसका पूरा उसको लिया नहीं है। ऐसे ही पानी भी अवेलेबल है, वो साल्टी वाटर है, हाउ टू कन्वर्ट इनटू फ्रेश वाटर, वो सब चीज़ें हैं। बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, उसके अंडर जो हम बहुत सारी स्टडीज़ करते हैं, हाउ वी कैन यूज़ दीज रिसोर्सेज सस्टेनेबली। तो उसमें एक जो है, जो हम डिसैलिनाइजेशन प्लांट्स हमने डिज़ाइन किए हैं, उसमें पानी, समुद्र के पानी को कैसे हम फ्रेश वाटर में कर सकते हैं। हमारे एक इंस्टीट्यूट्स ने जो हमारी इंटीग्रेटेड ओशन एनर्जी रिसोर्सेज अवेलेबल है,
ऑल अलोंग द कोस्ट, उसको हमने एस्टिमेट किया है। बहुत ही हाई, वेरी लार्ज क्वांटिटी इज अवेलेबल। देन वी आर आल्सो ट्राइंग टू find the mineral resources also in that deep water. So there are many you can say resources available, and we are working on resource estimation and how to you can say take out that matters from the ocean. बिल्कुल, शिशिर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर, आपसे समझना चाहेंगे, दो बातें इसमें प्रमुख रूप से सामने आती हैं जब हम तीनों ही क्षेत्रों को देखते हैं। एक तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ और दूसरा जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग, ये किस तरह से बदलती हैं और इनका क्या कुछ व्यापक असर होता है? देखिए, रणनीतिक लिहाज से आप अगर कोस्टल लाइन की बात करें, उनका अपना ही महत्व और उसमें जिस तरह की काम किए जा रहे हैं, उनकी चर्चा सार्वजनिक मंच पर नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि वो रणनीतिक नजरिए से काफी महत्वपूर्ण है। रहा सवाल आर्थिक मुद्दे की बात है, अभी सर ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि रिसोर्सेस का एस्टिमेशन, कहते हैं कि समुद्र के खजाने में, समुद्र के गर्भ में जो है बहुत सारा खजाना छिपा हुआ है। उन खजाने को कैसे निकाला जाए, क्या खजाना है, उनसे हमको क्या कुछ फायदा हो सकता है। जो मरीन प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, आप देखिए हम काफी बड़ी तादाद में जो है मरीन जो लिविंग प्रोडक्ट्स हैं उनका हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व्स है उसको फायदा मिलता है। जो नॉन लिविंग मैरीन प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में भी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है, डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेज इस पे काफी कुछ काम कर रहा है, और उसके नतीजे जो है वो आने वाले दिनों में काफी अच्छे मिलेंगे। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग जब अपने निर्यात को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, तो जो पारंपरिक वस्तु और सेवाएं हैं उनका जो निर्यात करें, उसके अलावा इस तरह के जो नए हैं या जिनमें थोड़ा बहुत निर्यात होता है, उसको और कैसे बढ़ावा दिया जाए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अर्थ साइंसेज डिपार्टमेंट की बदौलत जो है उसमें काफी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। रणनीतिक लिहाज से निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण है। कोस्टल रीजन में हम लोग जिसे कहा जाए कि कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती है जहां पर हमें वहां पर विशेष एहतियात बरतनी पड़ती है, और वो बढ़ती जा रही है। लेकिन मैंने जैसा कहा कि पहली बात कि ना तो उस पे चर्चा करना यहाँ उचित होगा और ना ही उस मामले में मेरी कोई विशिष्टता है। लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। डॉक्टर विजय कुमार, आपसे समझना चाहेंगे, जब हम डीप ओशन मिशन की बात करते हैं, ये अपने आप में काफ़ी अहम हो जाता है। इसके तहत पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं जिन पर काम हुआ है। किस तरह से भारत को क्रिटिकल मिनरल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है और कितनी बड़ी ये ज़रूरत भी थी? जी, जो हमारा मिनिस्ट्री ने एक मिशन अभी 3 साल पहले लॉन्च किया था, डीप ओशन मिशन, उसके अंतर्गत हमारे पास पहले से ही 3 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट अभी हमने साइन किया है, 2 पहले के हैं, जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल और पॉलीमेटेलिक सल्फाइड के रिलेटेड है। और ये जो EEZ एरिया है उसके बियॉन्ड है, बियॉन्ड द 200 नॉटिकल माइल। तो वहाँ पे जो PMN है, जहाँ PMS जो रिसोर्सेज हैं, इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे कोबाल्ट है, निकल है और कॉपर है, मैग्नीज है। ये सब रिसोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो अभी हमने उसका एस्टिमेट किया है। जैसे मैं अगर आपको बताऊँ, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल जो है वो हमारे पास 75,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। उसमें हमने एस्टिमेट किया है भी 366 मिलियन मैट्रिक टन नोड्यूल्स अवेलेबल है। अगर उसको हम एक्सप्लॉइट करते हैं तो उसमें से हमारे को ऑलमोस्ट 4 मिलियन मैट्रिक टन निकल मिल सकता है, ऑलमोस्ट सेम अमाउंट कॉपर मिल सकता है, देन 0.5 मिलियन मैट्रिक टन हमारे को कोबाल्ट मिल सकता है। और ये जो मिनरल रिसोर्सेज हैं ये बड़े क्रिटिकल हैं। जो आजकल हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, एनर्जी जो हम फॉसल फ्यूल को मान लो छोड़ के दूसरी एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के लिए यूज़ करना है, जितने भी उसमें इक्विपमेंट बनते हैं, बैटरीज बनती हैं, उसमें ये सब मिनरल्स यूज़ होते हैं। तो वो सब काम जो मिनिस्ट्री अंडर डॉम डीप ओशन मिशन है, उसमें हमने टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है। अभी हमने रिसोर्सेज एस्टिमेट किया है, उसको कैसे हम निकाल सकते हैं, वो हम सब ये डीप ओशन मिशन के तहत मिनिस्ट्री में कर रहे हैं। बिल्कुल, चर्चा इन कदमों पर हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला एक ब्रेक का। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। जब सूर्य अपनी दिशा बदलता है तब एक नए दौर की शुरुआत होती है। आग से गुजरकर, मेहनत में ढलकर हम मजबूती को आकार देते हैं। मकर संक्रांति पर पतंगे आसमान छूती हैं
और हम जमीन पर नींव को और मजबूत बनाते हैं। मोंगिया स्टील, मजबूत नींव, बुलंद भविष्य। दीदी, नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर, आपसे समझना चाहेंगे, जब हम तमाम क्षेत्रों के तमाम कार्यक्रमों की बात करते हैं तो सागरमाला है, उड़ान है, और विशेषकर अगर हम बॉर्डर एरियाज़ की बात करते हैं तो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यक्रम जिस तरह से उनमें मजबूती आई है, लगातार वहाँ पर सड़कें बन रही हैं, वहाँ पर पुल बन रहे हैं, कनेक्टिविटी मजबूत की जा रही है, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम है और फर्स्ट विलेज की संज्ञा भी दी गई है, जिन्हें पहले लास्ट विलेज कहा जाता था। तो ये अपने आप में कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं? सुरक्षा की दृष्टि से तो होते ही हैं, लेकिन जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती करते हैं, लॉजिस्टिक्स लागत घटती है और उससे निर्यात भी बढ़ता है, तो कितनी बड़ी भूमिका इससे आर्थिक सशक्तिकरण में होती है? हमें इसके पहले एक और चीज आप जोड़ लीजिए इस सेक्टर्स में, वो है आपका शिप ब्रेकिंग का। ये इसलिए मैं चर्चा करना चाहता हूं क्योंकि पिछले साल का बजट जो 2025-26 का बजट था, उसमें शिप ब्रेकिंग को खास तौर पर प्रोत्साहन देने की बात कही गई थी। और अब उसका फायदा ये हुआ है कि हमारे यहाँ वो जो व्यापार है काफी बड़ा है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बहुत सारे हमारे पास जो मेटल्स हैं वो अवेलेबल होते हैं, जिसकी माइनिंग की जरूरत नहीं होती है। तो आपने जिन सेक्टर का जिक्र किया आर्थिक विकास के नजरिए से, उसमें ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दूसरा, जो आपने बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट की बात की, और उसमें मुझे लगता है कि सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी कि जो फर्स्ट विलेज, लास्ट विलेज की जगह पे फर्स्ट विलेज की बात की, और फिर बॉर्डर एरिया में आपने रोड्स और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया। उससे उसका फायदा यह है कि जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो तो है ही, वहां पर विकास का फायदा किस तरीके से पहुंचे। आप इंडस्ट्री लगाने की बात करें या उन एरियाज में जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनके बेहतरीन इस्तेमाल की बात करें, उसके लिए जरूरी है कि आपके पास जो लॉजिस्टिक है वो प्रॉपर अवेलेबल हो। चाहे वो सड़क मार्ग की हम लोग बात करें, चाहे हम वायु मार्ग की बात करें, चाहे हम लोग जल मार्ग की बात करें। तो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि अवेलेबल रिसोर्सेज के मैक्सिमम एंड ऑप्टिमल यूसेज को ध्यान में रख करके किए गए। बिल्कुल। डॉक्टर विजय, आप बता रहे थे किस तरह से सस्टेनेबल मरीन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का प्रोग्राम है वो गति पकड़ रहा है। इससे हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच ये किस तरह से नीति निर्माण से भी जुड़ रही है? जी, जैसे मैंने आपको बताया, हम जो मिनिस्ट्री के अंडर बहुत सारी ऑब्जर्वेशन लेते हैं। वो जो ऑब्जर्वेशन होती है वो केमिकल भी होती है, फिजिकल भी होती है, बायोलॉजिकल डाटा भी कलेक्ट करते हैं समुद्र में। तो ये सब डाटा हम यूज़ करते हैं किसी भी एरिया को देखने के लिए भी, उसकी क्षमता कितनी, हम उसका कितना रिसोर्सेज। एक चीज़ होती है रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कल कर उतने रिसोर्सेज, हम उसमें से कितने रिसोर्सेज सस्टेनेबली निकाल सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो वो ये सब स्टडी करने के लिए हम बहुत सारा डाटा कलेक्ट करते हैं समुद्र में, आसपास का समुद्र जो है, और वो सब डाटा हम यूज़ करते हैं ये सब चीज़ें जानने के लिए भी कितना रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कौन से वहाँ पे, जैसे हम स्टडी करते हैं भी उसमें जो इकोसिस्टम हेल्थ इंडिकेटर्स भी हम स्टडी करते हैं। फिर कैरिंग कैपेसिटी उस एरिया की कितनी है वो भी हम स्टडी करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसको एनालाइज करते हैं। ये सब चीज़ें जो है आगे पॉलिसी में उसको हम उस एरिया को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे रिसोर्सेज को हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें ये बहुत एक यू कैन से बेनिफिशियल होता है हमारे को पॉलिसी बनाना, फ्यूचर का प्लान बनाना और
how to, you can say, observe more ocean for future resources. बिल्कुल, भविष्य की नीति बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है और किस तरह से इससे जो तटीय इलाके और आसपास की जो अर्थव्यवस्था है वो भी मजबूत हो रही है, इस पर भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन ले लेते हैं एक और ब्रेक। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। जब सूर्य अपनी दिशा बदलता है तब एक नए दौर की शुरुआत होती है। आग से गुजरकर, मेहनत में ढलकर हम मजबूती को आकार देते हैं। मकर संक्रांति पर पतंगे आसमान छूती हैं और हम जमीन पर नींव को और मजबूत बनाते हैं। मोंगिया स्टील, मजबूत नींव, बुलंद भविष्य। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। नफीस जी 45 साल की उम्र में हार्ट अटैक से अचानक चले गए। टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसों से उनके बच्चों की पढ़ाई में सहारा मिलेगा। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विजय, हम आपसे बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि किस तरह से ओशन डेटा मैनेजमेंट जो है वो अपने आप में रफ्तार पकड़ रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अब हम केवल डेटा के उपभोक्ता नहीं हैं बल्कि ओशन डेटा प्रोवाइडर नेशन भी बन चुके हैं, और इसका क्या कुछ असर पड़ेगा जब हम नीतियों की बात करते हैं? ओशन डेटा, सैटेलाइट मॉडल्स, नीति निर्माताओं और इससे जुड़े जो उद्योग हैं उनको डिसीजन लेने में ये कितना मदद करता है? जी, जैसे मैंने बताया, जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं, पहले हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर या रिसोर्सेज थे डाटा कलेक्ट करने के लिए बहुत कम थे, लेकिन अभी पिछले 10-15 साल में हमारे जो रिसोर्सेज हमारे को मिले हैं गवर्नमेंट से, तो उसको यूज़ करके हम बहुत सारा डाटा कलेक्ट करते हैं। हमारा, जैसे अगर आप ज़मीन पे देखें तो हमारा डाटा नेटवर्क होता है। अब मेट्रोलॉजिकल डाटा देख लें, वैसे ही समुद्र में भी हमने अपना एक नेटवर्क, ओशन ऑब्जर्वेशन नेटवर्क सेटअप किया गया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। तो वो डाटा हम कलेक्ट करते हैं, मॉनिटर होता है, बहुत सारा डाटा ऑनलाइन होता है, वो कंटिन्यूसली रियल टाइम डाटा हमारे पास आता है। हमारा जो इंस्टीट्यूट्स हैं हैदराबाद में, उनके पास वो डाटा रियल टाइम में आता है। उस डाटा को यूज़ करते हुए बहुत सारे जो आपदा के बिल्कुल, लिए बहुत सारी जो ज़रूरतें हैं, बहुत सारी जो चुनौतियां हैं, उनसे निपटने में भी ये महत्वपूर्ण होता है। छोटा सा सवाल शिशिर आपसे, किस तरह से ये जो तमाम संसाधन है ये स्टार्टअप्स में और निजी भागीदारी में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं? जब हम इनोवेशन की बात करते हैं और आर्थिक सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसमें सभी के समावेशीकरण की बात करते हैं। देखिए, एक कोइंसिडेंस है कि हम लोग जब चर्चा कर रहे हैं तो स्टार्टअप डे अभी भारत सरकार मना रही है, और स्टार्टअप्स का जो इम्पोर्टेंस है, तकनीक को सामने लाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो आज जिन हम क्षेत्रों की चर्चा कर रहे हैं वहां पर नए तकनीक की बात है, तो जो पारंपरिक उद्योग है वो तो कर रहे हैं, स्टार्टअप उसमें काफी इनोवेशन लाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, स्कोप्स बहुत ज्यादा है। हमने ड्रोन में देखा कि स्टार्टअप ने कैसे कमाल किया है, हमने कई दूसरे सेक्टर में देखा स्टार्टअप कैसे कमाल कर रहे हैं। उसी तरीके से मरीन रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन में या फिर ऐसे जितने भी रिलेटेड सेगमेंट हैं उनमें वो कैसे यूज कर सकते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है। बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण है। तो कहा जा सकता है कि ये वैज्ञानिक भी है, आर्थिक भी है, रणनीतिक भी है और तमाम आयामों से बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया आपका शिशिर हमसे जुड़ने के लिए और डॉक्टर विजय कुमार हमसे जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो वायु से सागर तक, सीमा से वैश्विक मंच तक भारत अब बढ़ रहा है नए आत्मविश्वास से, नए नीति निर्माण से और नए विजन के साथ। चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।